Assalamu alaikum everybody, once again मैं आपको होस्ट मज़हर इकबाल एंड यू आर वाचिंग द किंगडम ऑफ द वॉरियर। दोस्तों, आज की वीडियो एक दूसरी कैसे ईरान की तारीख के ऊपर, ये अजीम ईरानी सुल्तनत की पहली कड़ी थी। इसकी बुनियाद रखने वाले लोग कौन थे, ये सुल्तनत कैसे वजूद में आई और कहाँ तक फैली हुई थी। इसका पहला सुल्तान कोरेश आज़म या साइरस आज़म था और आज इस सुल्तनत के पहले पार्ट में हम इसका इब्तदाई दौर देखेंगे। कोरेश आज़म ने 3 बड़ी सुल्तनत को फतह किया, मीडिया, लीडिया और बाबुल। वीडियो पर आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। सो वेलकम बैक दोस्तों। इस अजीम सुल्तनत का दारुल हुकूमत का नाम बाबुल था और दूसरा तख्त जमशेद था। इस सुल्तनत में फारसी, अरामी, मादी, एलामी और सोमरी ज़बानें बोली जाती थी और इस सुल्तनत का सरकारी मजहब ज़ुरतेश्त था। इसका पहला हुक्मरान कोरेश आज़म था जो 529 कबल मसीह से लेकर 509 कबल मसीह में हुक्मरानी करता रहा और आखिरी हुक्मरान दारा सोम था जो 330 कबल मसीह से लेकर 336 कबल ईस्वी तक हुक्मरानी करता रहा। इसका रकबा 5000 कबल मसीह में 8 लाख किलोमीटर था। दोस्तों, ये अजीम फारसी सुल्तनत अफगानिस्तान, आर्मीनिया, आज़रबाईजान, बहरीन, बुल्गारिया, चीन, कब्रिस, मिस्र, जॉर्जिया, यूनान, भारत, इंडिया, पाकिस्तान, रोमानिया, रूस, सऊदी अरब, जनूबी एशिया, सूडान, सूरिया, ताजिकिस्तान, तुर्की, तुर्कमानिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूक्रेन और फ़लस्तीन तक फैली हुई थी और आबादी के लिहाज से रूमी सुल्तनत के बाद दूसरी सबसे बड़ी सुल्तनत थी। दोस्तों, ये सुल्तनत 330 कबल मसीह में सिकंदर आज़म के हाथों ख़त्म हो गई थी। मतलब इस सुल्तनत को सिकंदर आज़म ने तोड़ा था। दोस्तों, 681 कबल मसीह में आशूरी बादशाह सना खरीब के खिलाफ बगावत हुई थी। ख्याल किया जाता है कि होलोलीना के मकाम पर जिन दस्तों ने उसका मुकाबला किया था उनमें से परसोमश का एक दस्ता होगा, उसका सिपा सालार हिखा मंच होगा। चाइश पश या तसपस ने अपनी सुल्तनत अपने 2 बेटों खोरस और एरिया रमन में तकसीम कर दी थी। खोरस को परमोश मिला, वो बाप की मौत के बाद खोरस अव्वल के लक़ब से जानशीन हुआ। खोरस साइरस ने अलामियों के साथ मिलकर आशोर बनीपाल के खिलाफ उसके भाई शम्स शमोकीन की मदद की थी, मगर शमोकीन की शिकस्त के बाद खोरस ने आशोर बनीपाल की इताअत। दोस्तों, बादशाह कोरेश या साइरस दोम का शुमार दुनिया के बड़े बड़े फातिहीन में होता है। उसने 3 बड़ी सुल्तनतें मीडिया, लीडिया और बाबुल को जेर ज़बर किया, उसको फतह किया और फारस की छोटी छोटी सी रियासतों को एक अजीम शान सुल्तनत में तब्दील कर दिया। उसने पहले परसागर्द की मुतवाज़ी हुकूमत को ख़त्म किया और उसके बाद बाबुल के बादशाह बनोनीद या न्यू नीदस के साथ साजबाज करके मीडिया के खिलाफ बगावत कर दी और इस्तागीस के सलारों को साथ मिला लिया। चुनाचा इस्तागीस की फौज ने इसको गिरफ्तार करके बादशाह के हवाले कर दिया। दोस्तों, खोरस की मौत के बाद उसकी वसीयत के मुताबिक उसका बेटा कम्बोजा बादशाह बना। उसने 525 काफ मीम में एक बड़ी फौज लेकर मिस्र पर हमला किया। पलोसम की जंग में फिरौन मिस्र सामतीक सोम की शिकस्त दी, उस बंदे को शिकस्त दी और मिस्र को अपनी सुल्तनत में शामिल कर लिया। इस दौरान उसने सूडान और कुर्ताजना फतह करने के लिए फौजें भेजी, मगर वो तबाह हो गई और उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। उसने 12 पारसी उमरा को जिंदा दफन कर दिया। मजीद उसने मिस्र के मुकद्दस बेल मार दिए। तकरीबन 3 साल मिस्र में क़याम के बाद उसने मिस्र का हाकिम एक शख्स आर्या नदस को मुकर्रर किया और ईरान वापस हुआ था कि शाम में एक अजीम बगावत की इत्तला मिल चुकी थी जिसका कायद एक शख्स गो मात नामी था। उसने इसको
स्मैश कर दिया, तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। उसने अपने आप को बर्दिया ज़हर करके ईरान के तख्त पर कब्जा कर लिया था। इस वहशतनाक खबर ने कम्बोजा के दिमाग को मुख्तल किया। रास्ते में ही उसने खुदकुशी कर ली। उसकी मौत के बाद दारा अव्वल ने गोमाद को कत्ल करके अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। दोस्तों, इसके बाद यूनानी बगावतें शुरू हो जाती हैं। बादशाह खोरस ने लीडिया की सुल्तनत के साथ एशियाई कोचक और यूनानी मकबूजात खोरस के कब्जे में आ गए और चंद यूनानी जजायर और शहरों ने खोरस के दौर में इताअत कर ली थी। दारा ने 514 और 512 काफ मीम के दरमियान इस बुहरा अस्वद के इलाकों पर बरी और बहरी दोनों रास्तों से हमला किया और सीथियों को मगलूब करके वादी डेनूब के एक वसी इलाके पर तसल्लुत कायम किया। 499 काफ मीम में एशियाई कोशक के यूनानी बाशिंदों ने अहले एथेंस की बिना पर बगावत कर दी और लीडिया के पाए तख्त सार्डिस पर कब्जा कर लिया। ईरानी फौज ने बागियों को शिकस्त देकर दोबारा तसल्लुत कायम किया, लेकिन 494 में लीडिया की जंग में एशियाई कोचक के एवानियों में फिर यूनानियों को दूसरी शिकस्त फाश दी और इंतकाम में मेलतस को बर्बाद कर दिया। मगर इन सख्तियों के बावजूद शोरशों का सिलसिला जारी रहा। ईरानी फौज के हटते ही मकदूनिया, थ्रेस और एरिट्रिया ने आज़ादी का दोबारा ऐलान कर दिया। दोस्तों, बाद में कोरेश की डेथ के बाद, उसके कत्ल के बाद, उसकी मौत के बाद दारा तख्त पर बैठ गया। फिर दारा ने इस तमाम इंतजामात को खुद संभालना शुरू कर दिया। दारा ने अपनी सुल्तनत को मजीद वसअत दी। कोरह आज़म के बाद बादशाह और उसका दरबार। दोस्तों, उस वक्त की तमाम हुकूमतों की तरह हिखावंशी सुल्तनत जो थी मोरूसी और मतलकुल अनान थी। बादशाह और उसका दरबार तमाम ताकतों का सरचश्मा था। वही वाज़े कानून भी था और कानून को नाफिज करने वाला भी था। अदालत हो या फौज हो, हर सीगे में इसे आला इख्तियार हासिल थे। वो तमाम दस्तूरी और कानूनी बशिंदों से आज़ाद था। उसकी ज़ात राय ज़नी और तनकीद से बाला थी। वो अपने अमाल में खुद मुख्तियार था और उसे किसी दीनी ताकत के आगे जवाबदेही ना था। मुल्की मसाले के पेश नज़र वो बवक्त ज़रूरत अपने उमरा से मशवरा तलब किया करता था और ये महज उसके दूरबीनी और खैर अंदेशी पर मौकूफ था। कदीम ईरानियों का फौजी निज़ाम आशूरियों के अस्करी निज़ाम से माखूज था, निकला हुआ था। मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि इस सुल्तनत के बनने से पहले आशूरी सुल्तनत थी। अब आशूरियों को इन्होंने आकर ख़त्म किया था और ये हिखावंशी सुल्तनत की बुनियाद रखी थी। फौज के दो हिस्सों सवार और पैदल होते थे। सवार फौज के अहम हिस्सा थे और उसी पर ताकत पर मुमलिकत कायम थी। प्यादा और सवारों के अलावा जंगी रथ भी होते थे जिनको घोड़े खींचते थे। हिखावंशियों ने फौज ताकत को जदीद तौर पर मुनज़्ज़म किया। मुल्क के अंदर फौजी खिदमात लाजिम करार दे दी गई थी। जंग के बाद 15 से 50 साल तक की उम्र के तमाम लोग फौजी खिदमात पर मजबूर थे। नीज इस पर सख्ती से अमल भी किया जाता था। जब एक बाप के 3 बेटे फौज में भर्ती किए जा रहे थे, दारा से इसको एक बोरी कराने की दरखास्त दी गई, तो महज इस दरखास्त के जुर्म में तीनों बेटों को कत्ल कर दिया गया था। जंग के मौके पर हर स्ट्राबी से फौजें तलब कर ली जाती थी जो मुख्तलिफ नस्लों और मज़ाहिब के सिपाहियों पर मुश्तमिल हुआ करती थी। दोस्तों, 334 काफ मीम में मतलब कबल मसीह सिकंदर यूनानी ने दर्रा दानियाल को अबूर किया और दरिया गरनीक के किनारे ईरानी फौज को पहली शिकस्त दी। इस हजमियत ने ईरानी ताकत को मफलूज कर दिया। एक साल के अंदर सार्डिस, कारिया, फ्रीजिया और एशिया कुचक के दूसरे इलाकों पर उसने कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने सूरिया यानी शाम की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। एसेस के मकाम पर दूसरी बड़ी जंग हुई जिसने ईरानी फौज का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया और दारा को शिकस्त फाश हुई और दारा की माँ, बीवी और 2 बेटियां गिरफ्तार हुई और ईरानी फौज का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। दारा ने मुसालियात की कोशिश की मगर सिकंदर ने बड़ी हिकारत से ये पेशकश ठुकरा दी। मजबूरन दारा ने आखिरी जंग की तैयारी की। दूसरी तरफ सिकंदर फिनीकी इलाके पर चढ़ाई कर दी। सुदूम को तस्खीर करने के बाद, फतह करने के बाद सिकंदर तायर आया और उसको 7 माह के मुहासरे के बाद फतह करने में कामयाब हुआ।
اس موقع پر سکندر نے بڑی سفاکی مظاہرہ کیا اور ٹائر کو آگ لگا دی اور لوگوں کو غلام بنا لیا۔ ٹائر کی تباہی کے بعد فلسطین کے بقایا حصے سکندر کے زیر نگیں آتے چلے گئے۔ یہاں سے اس نے مصر کی طرف اقدام کیا اور اسے بآسانی سے فتح کر لیا۔ تسخیر مصر کے بعد وہ پھر ٹائر آیا اور یہاں ایک لشکر جرار کے ساتھ سرزمین ایران کی طرف بڑھا۔ نینوا کے قریب آربیلا سے 30 میل مغرب کو گوگا میل کے مقام پر دارا اور سکندر کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی، جس میں دارا کو شکست ہوئی۔ اس شکست کے ساتھ ہی ایران دارا کے ہاتھ سے چلا گیا۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ واچ فار مور انفارمیٹیو ویڈیو لائک دس۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔